नमस्कार, कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाल भी बढ़ा सकते हैं दुर्भाग्य, बाल भी बिगाड़ सकते हैं किस्मत। जानिए बालों से जुड़े 50 अपशकुन। देखिए कालचक्र। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आज का जो हमारा कालचक्र का ये एपिसोड है, ये शो है, ये बहुत आपके लिए खास है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ध्यान से पंडित जी को देखिएगा और अंत तक कालचक्र को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालों की। बाल आपकी पर्सनालिटी पर 4 चांद लगाते हैं, आप जानते हैं। जिनके बाल नहीं है उनसे पूछिए कि उनको कैसा लगता है। यही बाल आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकते हैं, ये भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वैसे बालों और ग्रहों से जुड़ी जानकारी कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको कई मर्तबा दी है, लेकिन आज हम आपको बालों से जुड़े कुछ ऐसे 50 अपशकुन के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान आपको रखना बेहद जरूरी है, वरना आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ देगी, आपकी किस्मत आपसे रूठ जाएगी, आपके जो काम बनने वाले होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। तो आइए अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं बालों से जुड़े अशुभ संकेतों की। टूटे बालों को खुली जगह पर फेंकना, टूटे बालों का घर में यहाँ वहां होना आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकता है, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, ठीक है कि घर में अगर बाल हेयर फॉल भी होता है या इधर उधर दिख जाते हैं तो अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है। तो अगर लोग जानबूझ के कर रहे हैं, केयरलेसनेस पूरे मामले को लेके, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर तो लोग लापरवाही में ही करते हैं, अक्सर तो लोग लापरवाही में ही करते हैं, लेकिन इस लापरवाही का संबंध जो होता है वो उनके जीवन पर बहुत गंभीर पड़ता है जी। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मतलब आदमी खुद गलतियां करता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, और उसका दुख भोगना पड़ता है जी। और जब दुख आता है तो काल ही, मतलब समय को, कर्म ही, अपने पूर्व जन्म के कर्म को, ईश्वर ही, भगवान को दोष देता है कि अरे भगवान ने मेरा ये बिगाड़ दिया, अरे समय नहीं ठीक चल रहा है, अरे मेरे कर्म खराब हैं, अरे किसी ने कुछ कर दिया। और जबकि गलती अपनी रहती है। शुद्ध रूप से अगर मूल्यांकन किया जाए तो कोई अपनी गलती, कोई अपनी गलत महत्वाकांक्षा, कोई अपनी लापरवाही होती है अपने दुख का कारण। बिल्कुल सही कहा। न ही कोई सुख है और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब विपने समझ लो कि इस दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। सुख और दुख जो भी मिलता है वो अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। बिल्कुल। लेकिन बड़ी विडंबना है समाज की। मैं बता रहा हूं, समाज में 99% लोग ऐसे हैं, 99% की बात कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे समाज का अनुभव है, और 15 साल की उम्र से भगवान ने ऐसे काम में लगाया है जिसमें लोगों से मेरा वास्तविक सामना आमना होता है, डायरेक्ट। उसमें मैंने ये देखा है कि 99% लोग समाज में ऐसे हैं जो ये वाली उंगली जो तर्जनी है अपनी तरफ ऐसे नहीं कर सकते। वो आपकी तरफ करेंगे, दुनिया की तरफ करेंगे, लेकिन अपनी तरफ नहीं करेंगे। अपनी तरफ माने अपनी गलती नहीं देखेंगे, दुनिया की गलती देखेंगे। जैसे किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो अब वो कहेगा कि पंडित जी किसी ने मेरे घर के ऊपर कुछ करवा दिया है क्या, शादी बंधवा दिया है क्या। मतलब अपनी पूर्व जन्म की कोई गलती है नहीं है, ये नहीं देखेंगे। हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे घर की सारे सुख सुविधा को रोक दिया है। अब बच्चा नौकरी नहीं करता है, बच्चा स्टेब्लिश नहीं है, घर में कलेश बहुत, घर में कलेश है, वो सब बात नहीं है, किसी ने कुछ करवा दिया है। घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, किसी ने कुछ करवा दिया है। मतलब दुनिया अपनी उंगली दूसरों की तरफ दिखाती है, अपनी तरफ नहीं दिखाती है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे हैं
लेकिन बाकी तो अपनी तरफ मुड़ती हैं। हाँ, बाकी अपनी तरफ तीन तीन मुड़ती हैं, लेकिन वो तीन का ख्याल नहीं है, एक का ख्याल है कि मैं तो दूसरी की तरफ दिखा रहा हूं। जी। जिस दिन आदमी अपना मूल्यांकन करने लगे कि ये मेरे मतलब कि किसी न किसी अपराध का परिणाम है जिसके कारण आज मुझे कष्ट हो रहा है, आगे मुझे भविष्य में नहीं करना चाहिए, अबलव नसानी अबना नसई हूं, जो कुछ भी गलती हो गई पूर्व जन्म में या इस जन्म में हो गई, आज के बाद शपथ लेता हूं कि कोई गलती या गलत काम नहीं होगा, जो दुख सुख भगवान दे रहे हैं उसको भुगत लूंगा। तो उसी क्रम में ये बाल भी आते हैं। अपने मूल्यांकन की आदत नहीं है लोगों को। हाँ, अपने मूल्यांकन की आदत नहीं है, हकीकत से आईने से अपना मुंह छिपाते हैं। अगर चेहरा अपना गलत आ रहा है आईने में तो आईने का दोष देंगे, अपने चेहरे का दोष नहीं देंगे। सही बात यही है, आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। तो बाल बनाते समय जैसे आप बाल बना रहे हैं और कंघी आपके हाथ से छूटकर गिर जाए तो एक तरह का ये अशुभ संकेत है। कंघी का गिरना माने आने वाले संकट का संकेत है। बालों का लगातार टूटकर गिरना ये भी एक अशुभ संकेत है, बहुत बड़ी समस्या है। अरे लड़कों को छोड़िए, जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हैं ना, वो तो बेचारी इतनी स्ट्रेस में हो जाती हैं कि कहती है पंडित जी मेरे तो बाल ही गायब होते चले जा रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो 2-3 साल के अंदर मैं गंजी हो जाऊंगी। बहुत समस्या है, मतलब बहुत दिक्कत है। और ये होता क्यों है? एक तो जीन्स के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है, वंशानुक्रम के कारण होता है, और दूसरा कारण होता है जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, सूर्य की स्थिति निर्बल होती है, उनके बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। उनके बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। और बाल किसका तेजी से गिरेगा अगर ये आपको पता लगाना हो तो बचपन में भी आप पता लगा सकते हैं। जिनके बाल बिल्कुल रेशमी और पतले पतले हों, बहुत पतले पतले और रेशमी बाल हों, छूने पर रेशम जैसा आपको आभास हो, उनके बाल जल्दी गिरेंगे। और जिनके बाल कठोर हों और खुरदुरे हों, वो जल्दी नहीं गिरने वाले हैं। ये भी एक सिम्टम अगर आपको पता लगाना हो तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि बाल का झड़ना वाकई में पुरुषों के लिए तो है ही है, महिलाओं के लिए तो बहुत मतलब कि अपशकुन की बात है। बाल लगातार अगर झड़ रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं, देखिए कार्यक्रम के बीच में ही आपको उपाय बता रहा हूं। आप हर शुक्रवार को दही से अपना बाल धोना शुरू करिए। पहले दही लगाइए पूरे बालों में और पूरा उसको वॉश करिए, उसके बाद शैम्पू लगा करके बाल धो लीजिए। अगर ये उपाय आपने 4-6 महीने लगातार कर लिया तो आप विश्वास करिए बालों के झरने में काफी कमी आ जाएगी। ये मैं अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बाल यहां वहां बिखरे होते हैं, फैले होते हैं, तो इससे परिवार में कलेश बढ़ता है, क्योंकि ये बाल उड़ करके खाने में भी आ सकते हैं। आपके बेडरूम में भी जब पंखा चलेगा ना तो बाल यहां से उड़ेगा वहां जाएगा, वहां से उड़ेगा वहां जाएगा। ये आपको देख के इरिटेट नहीं होते हैं? जरूर होते होंगे। और ऐसे घर में अनायास झगड़े होते हैं। कभी भी टूटे हुए झड़े हुए बालों को खुले स्थान में नहीं फेंकना चाहिए, उनको तुरंत मतलब कि जो है डस्टबिन में डालना चाहिए और ऐसे स्थान पर डालना चाहिए जहां से वो उड़े ना। टूटे हुए बालों को खुले स्थान में फेंकने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। छिपकली का बालों में गिरना अच्छा शकुन नहीं होता है। ये संकेत है कि आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन बालों पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में मंगलवार और शनिवार के दिन बाल काटना या बालों से संबंधित कोई काम करना शास्त्र में सख्त रूप से मना किया गया है। ना तो आप बाल कटवा सकते हैं, ना तो आप बाल बनवा सकते हैं, न शनिवार को न मंगलवार को, क्योंकि ये दोनों दिन तेल लगाने के लिए भी ठीक नहीं होते हैं। इस दिन बालों का टूटना ठीक नहीं होता है। अचानक कान पर बाल निकल आना भी अशुभ संकेत है। अक्सर निकलता है, पुरुषों को भी निकलता है, महिलाओं को भी निकलता है। कानों का ये जो ऊपर वाला लेयर है इस पे बाल निकलता है। और आप जब किसी अच्छे सैलून में जाते हैं तो वहाँ मतलब कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको कर रहा होता है, आपके सेवा सहयोग में होता है, तो यहाँ के भी बाल निकाल देता है। ये शरीर में किसी बीमारी होने के लक्षण को संकेत करते हैं। अगर कान पर बाल उग रहे हैं तो ये किसी बीमारी का संकेत करते हैं। वैसे बालों का बड़ा महत्व
सनातन धर्म में रहा है। जैसे 2 घटनाएं आपको बता रहा हूँ। एक घटना है जब नंद वंश का साम्राज्य था मगध पर और अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा थी, तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, उन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी। शिखा माने समझ रहे ना? हाँ, शिखा मतलब कि जो चोटी होती है उसको खोल रखा था, शिखा बांधा नहीं था। ये शिखा खोलने का मतलब कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण की यदि शिखा खुली हो तो इसका मतलब कि वो किसी अभियान पर है, वो किसी अभियान पर है, किसी अभियान में लगा हुआ है। तो चाणक्य ने शिखा खोली थी। जब तक नंद वंश का सर्वनाश नहीं हुआ तब तक चाणक्य ने अपनी शिखा नहीं बांधी थी। अब महिलाओं की बात कर लीजिए। द्वापर में जब द्रौपदी का केस पकड़ करके दुशासन और जयद्रथ ने अपमानित किया तो उस दिन से द्रौपदी ने अपने केस खुले कर दिए और द्रौपदी ने कसम खाई कि जब तक मैं इन कौरवों के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी। और द्रौपदी ने जयद्रथ के वध के पहले अपना बाल नहीं बांधा था, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। ये बाल बहुत महत्व रखते हैं भैया। कोई अगर बाल खोल दे रहा है आपके नाम पर तो समझ लो कि ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हो रही है। बालों का छोटा भी संयोग है, बड़ा भी संयोग है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत अशुभ संकेत देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार लोग जो लापरवाही करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने बाल कोम करते हैं, कंघी में ही बाल छोड़ देते हैं। हाँ। बहुत मर्तबा मैंने देखा है, इवन मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है। जी। बार बार टोकते हैं, मानते हैं, लेकिन वो फिर वही करते हैं। जी। ये आदत कैसे सुधरे लोगों की और इसका क्या असर पड़ता है? देखो, आदत सुधारने की तो मतलब ये है कि आदमी अगर व्यवस्थित जीवन शैली का है, कोई आदमी अगर व्यवस्थित जीवन शैली का है, वो अगर घर में है तो घर में अपने बेडरूम से अगर वो बाथरूम में जा रहा है तो रास्ते में अगर कागज गिरा हुआ होगा, रास्ते में अगर कोई चीज गिरी हुई होगी तो वो बाथरूम जाने के पहले रास्ते में उसे उठाएगा और डस्टबिन में डालेगा, तब वो बाथरूम में जाएगा। लेकिन अगर अव्यवस्थित दिनचर्या का आदमी है, जो जीवन में व्यवस्थित रहना ही नहीं जानता है, वो चाहे जूते चप्पल बिखरे हुए हो, चाहे घर का हैंगर रास्ते में गिरा हुआ हो, चाहे कोई और ऐसी वस्तु घर में मतलब कि फर्श पर पड़ी हुई हो, वो बाथरूम जाएगा आएगा, उससे कोई मतलब नहीं कि कौन सामान कहाँ एडजस्ट करना है जी। लेकिन अगर कोई व्यवस्थित जीवनचर्या का व्यक्ति होगा, जो व्यवस्थित जीवन जीना जानता है, वो हर चीज को अपनी आंख के सामने पड़ने वाले हर अव्यवस्थित चीज को पहले व्यवस्थित करेगा। और जो व्यक्ति ये व्यवस्था करता है वो अपने जीवन में कभी किसी क्षेत्र में फेल नहीं होता है। बाथरूम में कहीं साबुन फैला दिया, कहीं ब्रश फैला दिया, कभी मंजन फैला दिया, कहीं जग फेंक दिया, कहीं बाल्टी फेंक दिया, कहीं वाइपर फेंक दिया, मतलब अव्यवस्थित। आप उस किसी के बाथरूम को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ का व्यक्ति कितना सफल होगा। और अगर हर चीज करीने से है, बाल्टी ठीक से है, जग ठीक से है, वो सेविंग क्रीम ठीक से है, सेविंग मशीन ठीक से है, और ब्रश मंजन सब चीज व्यवस्थित रखा हुआ है, हर चीज मतलब कि करीने से है, तो इसका मतलब कि उस घर के लोग निश्चित रूप से एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत जीना चाहते हैं और जीने की आदत रखते हैं। ये बात अलग है कि भाग्य कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग प्रायः दुखी नहीं हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था बच्चों को बचपन से ही आदत में डलवानी चाहिए। ये गार्जियन का फर्ज होता है कि छोटे छोटे बच्चों को इस व्यवस्था से जागरूक कराने की आदत डलवानी चाहिए। और अगर ये आदत बचपन से पड़ जाए तो जीवन भर इसकी व्यवस्था। अब जो 18-20 साल का हो गया है उसको समझाते मर जाइए, वो समझने वाला नहीं है। बिल्कुल पंडित जी ने सही कहा।
अगर आप सच में अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आगे तरक्की करना चाहते हैं, तो पंडित जी जो बातें आपको बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए और अपने जीवन में उनको लागू भी कीजिए। और क्या आप बाल खोलकर पूजा पाठ करते हैं? क्या आप रात में बालों में कंघी करते हैं? ऐसा करना आपके भविष्य के लिए शुभ है या अशुभ? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, एक तो ये कि पूजा करते समय बाल खुले रहने चाहिए या फिर हम बांध के रखें, टाई करके रखें? और रात को कंघी कर सकते हैं क्या? देखिए, ये ऐसा है कि रात के समय में बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। संध्या से पहले ही बालों में कंघी कर लेनी चाहिए। लकड़ी की कंघी का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभदायी होता है। बालों में तेल लगाने के बाद उस हाथ से शरीर में कहीं भी दूसरी जगह तेल नहीं लगाना चाहिए। पहले शरीर में तेल लगा लेना चाहिए, अंत में बालों में तेल लगाना चाहिए। और बाल खोल कर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए, ये पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि पुरुषों के बाल अपेक्षाकृत बड़े नहीं होते हैं और उनके टूटकर गिरने के कम चांस होते हैं, और महिलाओं के बाल चूंकि बहुत बड़े होते हैं इसलिए एकाग बाल टूटना स्वाभाविक होता है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपने बालों का जूड़ा बना करके और तब पूजा पाठ में बैठें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। हाँ, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि महिलाएं जब श्रृंगार करके पूजा पाठ करने बैठती हैं तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और महिलाओं को जब श्रृंगार में महालक्ष्मी नहीं देखती हैं तो जैसे अपने बेटी को आप देख करके बहुत अच्छा देख करके खुश नहीं, बहुत अच्छा न देख करके खुश नहीं होती हैं, वैसे महालक्ष्मी भी महिलाओं को जब सजा संवरा नहीं देखती हैं तो उनका भी मन खिन्न होता है। और इससे क्या होता है, पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। पूर्णिमा के दिन खुले में कंघी कभी नहीं करना चाहिए। बालों का गर्म पानी से कभी नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आप नहाने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बालों में आप गर्म पानी न डालें। बालों में आप हल्का गुनगुना जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म पानी से आपने बालों को धोना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए बहुत जल्दी आपके आँखों की रोशनी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बालों से जुड़े 50 अपशगुन कैसे आपकी किस्मत बिगाड़ सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं खुले बालों की। खुले बाल कैसे आपका अमंगल कर सकते हैं, खुले बाल कैसे नेगेटिविटी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये मॉडर्न टाइम है, फैशन का ज़माना है, बहुत कम लड़कियां हैं जो अपने बाल टाई करके रखती हैं, तो क्या इसका असर पड़ता है? देखो, सही बात तो ये है कि शास्त्रों में बाल बांध कर रखना ही उचित और उत्तम माना गया है। जिस तरह अग्नि के बिना कोई हवन पूर्ण नहीं होता है, उसी तरह चोटी या शिखा के बिना कोई धर्म कार्य पूर्ण नहीं होता है। हमारे यहाँ जब मतलब कि पूजा करने कोई बैठता है विपनेश में, तो पहले पंडित जी क्या करते हैं कि उनको पवित्र करते हैं, आचमनी कराते हैं। फिर दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में एक पवित्री धारण कराते हैं। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवाहु पुना में छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूत से जतकाम पुणे तक्षकेयम पुंडरीकाक्ष पुनः, मतलब एक पवित्री धारण करवाते हैं। और जो लोग पवित्री नहीं धारण करते हैं या पवित्री नहीं होती है तो वो लोग सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी अनामिका उंगली में पहने होते हैं, तो वो मतलब पवित्री मान ली जाती है। उसके बाद जो होता है वो मतलब कि शिखा बंधन की बात होती है। आदमी दाहिने हाथ से अपने शिखा का स्पर्श करता है और एक मंत्र होता है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में। हे चिद्रूपिणी देवी, आप मेरे शिखा में स्थित हो जाइए, हाँ, और तेजो वृद्धि कुरुष में मेरे तेज का विस्तार करिए। तो चिद्रूपिणी देवी का जो है शिखा में आवाहन किया जाता है। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में, तो ये बात कही जाती है जी। तो शिखा में चिद्रूपिणी देवी का ध्यान किया जाता है, इसलिए शिखा बंधन जरूरी है। शास्त्रों में चोटी को शिखा का ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। और हाँ, पता नहीं सही है गलत, लेकिन मैंने सुना है
कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी ये पता चला है, लेकिन इसका मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ कि ये जो हमारी शिखा है ये एरियल का काम करती है। ऐसा मतलब कि लोग मानते हैं कि एरियल का काम करती है, इसीलिए हमारे यहाँ शिखा रखने का विधान है। जैसे रेडियो में एरियल होता है तो वो चीज़ों को पकड़ता है ठीक से, वैसे हमारी जो शिखा होती है ये मतलब कि मध्य में सिर के, ये मतलब कि जो है एरियल का काम करती है। ये मतलब कि दिव्य ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये मतलब कि चोटी को बांध कर रखना ये बुद्धि को नियंत्रण करने की बात है। और ऐसे आदमी का पूजा में, पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है। जिस स्थान पर चोटी बांधी जाती है वो बहुत ही संवेदनशील होता है, इससे मस्तिष्क और बुद्धि नियंत्रित रहती है। महिलाओं का मस्तिष्क ज़्यादा संवेदनशील होता है, ऐसे में इनको ज़्यादा देर तक बाल खोलकर नहीं रखना चाहिए। सिर के बालों को बांधकर जूड़ा बनाकर रखने से शरीर की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा करने से चेहरे का आभामंडल बढ़ता है। महिलाओं के बाल खुले रखना और बालों का बिखरा रहना अशुभ और अमंगलकारी हो सकता है। जैसे कैकेयी का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करना और अयोध्या का अमंगल होना, अशोक वाटिका में सीता जी का बाल खोलकर बैठना, चीरहरण में द्रौपदी का बाल खुले रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास होता है, बालों को बार बार छूने से दोष लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाल देखिए सही में शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और इसको लेकर के पूरा संजीदा रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर बहुत से लोगों के खाने में बाल आ जाता है, क्या आपको पता है कि भोजन में बाल आना शुभ है या अशुभ? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये शुभ तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि जब बाल अशुभ है। बाल खाने में आता है तो खाने का मन ही नहीं करता। ये बहुत अशुभ है, उस खाने को तत्काल त्याग देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से, और जिन घरों के ऊपर ज्यादा आपदा आनी होती है उन घरों में प्रायः लोगों के खाने में बाल निकलने लगते हैं। ये संकेत समझ लेना चाहिए कि भविष्य बहुत बुरे मतलब कि रास्ते पर जा रहा है। इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे आप कभी होटल्स वगैरह में जाएंगे, जो शेफ होते हैं, जो कुक होते हैं, वो पूरा कैप अपना लगा के रखते हैं, अपने हेयर्स को कवर करके रखते हैं। और कई घरों में मैंने गृहिणियों को देखा है कि किचन में जब वो होती हैं तो अपने सिर को कवर करके रखती हैं, बालों को टाई करके रखती हैं। ठीक बात है। लेकिन कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि सारे मतलब कि उपाय करने के बावजूद भी, कवर करने के बावजूद भी पूरा परिवार इस बात से परेशान रहता है कि बाल कैसे आ जाते हैं खाने में। मतलब तमाम अलर्ट होने के बावजूद भी लोग बताते हैं कि पंडित जी बाल आ ही जाते हैं खाने में। कहाँ से आते हैं पता नहीं लगता है, क्योंकि महिलाओं ने बाल भी कवर कर रखा है, कहीं खुले में बाल भी नहीं रखा है, फिर भी बाल खाने में निकल जाते हैं। कभी गृहस्वामी के खाने में, कभी मतलब कि घर के नौजवान के खाने में बाल निकल जाते हैं। इससे लोग बहुत परेशान होते हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं कि भगवान ये क्या होने वाला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर भोजन करते समय थाली में बाल निकलना तो ये बहुत अशुभ संकेत है। लेकिन डरिएगा मत, कुंडली में अगर राहु खराब होगा और राहु की दशा चल रही होगी तो बाल झड़ने लगते हैं। राहु की कुंडली में वृश्चिक या धनु राशि में होना बालों के लिए हानिकारक होता है। जिन लोगों के सिर के बाल हमेशा ऊपर की ओर उठे रहते हैं उन पर भी राहु और मंगल का एक साथ प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों का भाग्य कमजोर हो जाता है। खाने में बाल आना न सिर्फ अशुभ बल्कि ये राहु का संकेत है, बल्कि बाल सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बालों में खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए भाई, अगर आपके बाल खड़े खड़े रहते हैं और छूने पर कठोर लगते हैं तो आपको हर समय अपना बाल छोटा रखना चाहिए, मध्यम श्रेणी का रखना चाहिए और खाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले ललित जी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी बहुत बहुत प्रणाम पंडित जी।
हाँ, सदा बहुत सुखी रहे। मुश्किल से अब मैं कई साल से ट्राई कर रहा था, आज मिला पंडित जी आपका नंबर। धन्यवाद। तो मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। ये पहला प्रश्न तो मेरी बिटिया की शादी के लिए है। मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। मेरी बिटिया की उम्र है 18/9/93, 12:39 PM। और मेरा खुद का है सर 8/10/1963, 10:10 सुबह। और बिटिया मेरे बेटे का है सर 26/10/98, 9:10 सुबह। तो मेरी बिटिया के लिए पंडित जी पहले सबसे ज्यादा तो चिंतित बिटिया के लिए हूँ। उसकी शादी कब होगी और कहाँ होगी? देखिए, आपके बेटी के विवाह का तो योग अब बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर जरा सा आप प्रयास करेंगे तो 15 फरवरी से लेकर के 29 मार्च के बीच में इसका रिश्ता तय होगा। इसका विवाह, आपने जो पूछा है, इसका विवाह दक्षिण दिशा में होगा। आपके आवास से 15-20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में होगा। और इसका होने वाला जो पति होगा वो तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाला होगा। वो कुछ न कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, कुछ न कुछ तकनीकी, कुछ न कुछ मशीनरी संबंधित कार्यों को करने वाला होगा। और अच्छे परिवार में इसका वैवाहिक संस्कार होगा। 15 फरवरी के बाद आपको प्रयास करना चाहिए। अगर उपाय करने की इच्छा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बेटी से कहिए कि वो शनिवार को 7 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाए शाम को, और पीपल के पेड़ की कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करे। ये उपाय 7 शनिवार करे। निश्चित रूप से बहुत अच्छे वर के साथ इसका विवाह होगा और इसका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। आपने अपने बारे में ललित जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि द्वितीय और सप्तमेश बृहस्पति शुक्र हैं। बृहस्पति शुक्र का चतुर्थ दशम स्थिति है, इत्साल नहीं है। आपका समय बड़ा मध्यम चल रहा है, बहुत अच्छा समय आपका नहीं चल रहा है। खराब भी नहीं चल रहा है लेकिन अच्छा भी नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह राम रक्षा स्तोत्र या श्री राम चालीसा का पाठ किया करें, जिससे आगामी समय आपका ठीक हो। आपने अपने बेटे के बारे में जो प्रश्न पूछा है उस विषय में आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी शनि दोनों की युति है। बेटा अपने क्षेत्र में सफल है और आगे भी सफल रहेगा, बशर्ते ये है कि थोड़ा सा आलस्य अगर आता है इसको तो आलस्य नहीं करना चाहिए और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि बालों से कैसे हमारे जो ग्रह हैं वो जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, ग्रह और बालों का क्या कनेक्शन है? देखो, मैंने पहले भी बताया है कि ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। मतलब विपनेश विश्वास करो कि हमें आश्चर्य होता है, कभी कभी खुद मैं रोमांचित होता हूँ कि जैसे कुंडली में आपके कुंडली बन गई ना, तो आपके कुंडली में तिल कहाँ होगा, किस अंग में तिल होगा? माथे पर तिल होगा, गाल पे तिल होगा, नाक पे तिल होगा, होठ पे तिल होगा, कान पे तिल होगा। तिल कहाँ होगा? लक्षण कहाँ होगा? मतलब कि काले लक्षण लोगों को हो जाते हैं, लाल लक्षण लोगों को हो जाते हैं, पीठ पे तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, पैर पे तिल हो जाते हैं, हथेली में तिल हो जाते हैं ना। तो ये हमारे यहाँ जो है कुंडली में देख करके बताया जाता है कि मतलब कि तिल लक्षण या घाव या व्रण, मतलब अगर चोट लगी है तो कहाँ लगी है, बाएं माथे पर निशान है, या टाँका लगा है तो कहाँ लगा है, कहाँ निशान है, ये सब ज्योतिष के द्वारा जाना जाता है। जैसे इसको कैसे जाना जाता है, एक ही लग्न के 3 दृष्टिकांड होते हैं और जिस दृष्टिकांड में जन्म होता है, अगर प्रथम दृष्टिकांड में जन्म होता है तो आदमी के चिन्ह जो होते हैं वो ऊपर से लेकर के गर्दन तक, कंठ तक देखे जाते हैं। अगर द्वितीय दृष्टिकांड होता है तो कंठ से लेकर के और नाभि के नीचे तक देखा जाता है। और अगर तृतीय दृष्टिकांड होता है तो नाभि से लेकर के और मतलब कि पैर के तलवे तक देखा जाता है। अब उसी का विभाग करके देखा जाता है। तो लक्षण, तिल, कटे का निशान या घाव या व्रण, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ग्रहों का तो इतना मतलब कि मनुष्य के जीवन पर प्रभाव है कि अगर विंशोत्तरी महादशा
अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, साधक दशा, प्राण दशा, सूक्ष्मांतर दशा का मूल्यांकन किया जाए तो ये पता लग जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे आपने पानी पिया होगा और इतने बज के इतने मिनट पे आपने चाय पिया होगा। तो ग्रहों का तो इतना इतना छोटा छोटा असर है लोगों के ऊपर। तो कहने का मतलब कि अगर सूर्य कमजोर होगा तो सिर के दोनों तरफ के बाल झड़ने लगेंगे और गंजापन देगा। कुंडली में खराब सूर्य बालों को कमजोर करता है और पतले बनाता है। चंद्रमा कमजोर होगा तो बाल सिर के बीच से झड़ने लगेंगे, गंजापन आएगा। मंगल व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालेगा तो पूरा गंजापन देगा और बालों को बहुत हल्का कर देगा। कमजोर गुरु 18 से 24 साल की उम्र में सिर के बीचों बीच से बाल उड़ा देता है। देखिए, जिन पुरुषों का बाल यहाँ से झड़ता है बीच से और आगे रहता है, पीछे रहता है, ये दुर्भाग्य का लक्षण है। ऐसे लोगों का भाग्य सांस नहीं देता है। अगर आगे से बाल जा रहे हैं और पीछे के बाल हैं तो ये तो भाग्यशाली के लक्षण हैं। लेकिन अगर बीच से बाल पहले चला गया और आगे का बाल है, पीछे का बाल है, तो एक तरह से दुर्भाग्य का लक्षण है। सावधान हो जाना चाहिए और अपने भाग्योदय के लिए उचित प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इससे शादी में भी देरी हो सकती है। शनि तनाव और डिप्रेशन देकर बालों को हल्का कर देता है, गंजापन कर देता है, जो पूरे सिर में एक जैसा होगा। शुक्र जरूरत से ज़्यादा कमजोर हो या जरूरत से ज़्यादा उच्च का हो, सर्दी जुकाम की समस्या देकर बालों को सफ़ेद कर देगा। राहु के बुरे प्रभाव से भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे में हर रोज़ पानी में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। देखिए, अगर सूर्य ठीक है तो मेरी मान्यता है बालों से संबंधित 80% समस्याएं ठीक हो सकती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में हर सनातनी को कहा गया है कि सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ दें। और आज विडंबना इस बात की है कि लोग उगते हुए सूरज को देख ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाए हैं कि सूर्य जिस समय निकल रहा हो उस समय सूर्य को निहार पाए हों 5 मिनट। ऐसा बहुत से लोग हैं जो उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाए हैं। एक तो शहर में रहते हैं, उगता हुआ सूर्य दिखाई नहीं देता है, और दूसरे सोकर उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो कैसे उगते हुए सूर्य को देखेंगे। और उगते हुए सूर्य को न देखने का ही मतलब होता है शरीर में दर्द होता है, विटामिन डी की कमी होती है, चेहरे पर तेज नहीं होता है। तो इसलिए सनातन धर्म में तो अनिवार्य किया गया है कि हम सूर्य को अर्घ दें और सूर्य के सामने कम से कम 2 मिनट खड़े हों। तो चाहे देखिए आप जितना विकास कर लीजिए, लेकिन सनातन के कुछ मूल्यों को अगर आप मानेंगे तो वो धार्मिक भले न हों, लेकिन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक जरूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन अलीगढ़ से इस वक्त सुमन जी हमारे साथ अपने सवाल के साथ जुड़ गई हैं। स्वागत आपका, प्रश्न अपना पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो सुमन जी। मुझे अपने बेटे और अपने भतीजे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल और 2013 और दिन मंगलवार शाम के 7:30 बजे। और मेरे क्या जानना चाहती हैं बेटे का? जी, बेटे के बारे में क्या जानना चाहती हैं? जी मुझे ये पूछना है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो कैसा पढ़ेगा। चलिए मैं आपके बेटे के बारे में बताता हूं। आपके पुत्र भाव का स्वामी सुमन जी बुध है और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध बृहस्पति हैं। 9 जून सन 2025 के बाद आपके बेटे का पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। अभी तो आपका बेटा 11 साल का है, 12वें साल से इसका पढ़ाई में बुद्धि जो है बहुत तेज हो जाएगी और इसको आप कोई ऐसी पढ़ाई कराइएगा जिससे मैनेजमेंट या अर्थव्यवस्था मतलब कॉमर्स की पढ़ाई अगर आप कराएंगे तो इसके लिए ज़्यादा उचित होगा। कॉमर्स की पढ़ाई कराना, इसको सीए कराना या एमबीए कराना इसके भाग्य के लिए ज़्यादा हितकारी होगा। भतीजे के प्रश्न का जवाब आपके इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि इससे प्रश्न का विस्तार हो जाता है। भतीजा बड़े भाई का भी लड़का हो सकता है, छोटे भाई का भी लड़का हो सकता है और कुंडली से उसको डिसाइड करना बहुत कठिन बात होती है। इसलिए आप लोग प्रश्न तो करते हो
लेकिन उसको ज्योतिष की जटिलताओं को नहीं समझते हो, इसलिए उत्तर देने में गलती हो सकती है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। बारी है आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं सोनीपत की रहने वाली मोनिका बंसल। इन्होंने हमें बहुत सारे मेल किए हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में, भविष्य के बारे में पंडित जी से जानना चाहा है। तो मोनिका जी, अगर आप हमें इस वक्त सुन रही हैं, पंडित जी को कालचक्र आप देख रही हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। पंडित जी, इनकी डिटेल आपके पास मौजूद है। सवाल इनके दो हैं। एक तो इनको एसिडिटी की, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है, उपाय क्या है? दूसरा, ये आईटी कंपनी में वर्किंग है और इस साल क्या नौकरी बदल सकती हैं या नहीं? देखो, ऐसा है कि मोनिका का जन्म मिथुन लग्न में और मीन राशि में हुआ है। मोनिका के ऊपर पिछले 2.5 साल से शनि की 7.5 चल रही है, और मोनिका की कुंडली में रोग भाव का स्वामी मंगल रोग भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है। इसको तनाव लेने के कारण एसिडिटी होती है। तनाव जब लेती है तो तेजाब इसके शरीर में झड़ता है और उससे पेट में जलन और बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। स्ट्रेस नहीं इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी गैस्ट्रो के डॉक्टर से न मिल करके किसी मतलब की जो है मानसिक रोग के डॉक्टर से मिले और कुछ मतलब टेंशन रिमूव करने वाली दवा ले, उससे तत्काल इसे लाभ मिलेगा। या फिर ये हमारे कहने से 10 बार हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करना शुरू कर दे, उससे भी इसको लाभ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक नौकरी स्विच करने की बात है, तो देखो 13 फरवरी 2025 के बाद मोनिका बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। 13 फरवरी 2025 से लेकर 19 जुलाई 2025 के बीच में अगर आप कहीं अपना नौकरी बदलना चाहती हैं तो ये आपके लिए उचित निर्णय होगा। समय आपका अच्छा चल रहा है, आप बिल्कुल मत घबराइए, टेंशन लेना बंद करिए, आपकी एसिडिटी बंद हो जाएगी। विश्वास करिए, आपको कोई रोग नहीं है, कोई गैस्ट्रो की प्रॉब्लम नहीं है, केवल मानसिक तनाव के कारण ऐसा हो रहा है। मानसिक तनाव लेना तब बंद होगा जब थोड़े देर आप ध्यान करना शुरू करें, थोड़े देर आप पूजा करना शुरू करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। आप हनुमान चालीसा का 10 बार रोज पाठ करके देखिए, 10 दिन के बाद शायद ये आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर हो सके तो आप एक पन्ना 6 साढ़े 6 रत्ती का सोने में बनवा के दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को शुक्ल पक्ष में धारण कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट। नमक से जुड़ी 9 गलतियां कैसे बिगाड़ सकती हैं हमारी सेहत और किस्मत। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। नमक को लेकर भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है पंडित जी, कई बार आपने जिक्र भी किया है, तो वो कौन सी 9 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है नमक को लेकर खास तौर पे? सनातन धर्म में नमक का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। नमक हराम शब्द ऐसा है कि इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। किसी को अगर नमक हराम कह दिया जाए तो इससे बड़ी संसार की कोई गाली नहीं हो सकती। तो नमक बहुत सनातन धर्म में बहुत बड़ी चीज है, और लोग ये कहते हैं कि मैंने अमुक व्यक्ति का नमक खाया है, वो निभाऊंगा। नमक तो कहने का मतलब यह है कि नमक चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। स्टील या लोहे के बर्तन में नमक रखने से चंद्रमा और शुक्र अशुभ फल देते हैं, इसलिए कभी स्टील के डब्बे में नमक न रखें। इससे सेहत बिगड़ती है, बल्कि उदासी भी छाती है। नमक को प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ और सिर्फ कांच के शीशे के बर्तन में ही रखना उचित होता है। नमक का गिरना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से चंद्रमा और शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं। नमक कभी भी सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से संबंध खराब होते हैं। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री नमक या सामान्य नमक का भोजन में प्रयोग न करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। कुंडली में मंगल कमजोर है तो सेंधा नमक से फायदा होगा। कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य है तो भोजन में कभी भी ऊपर से नमक डालकर न खाएं। भोजन पकाते समय नमक भी ना चखें। कि जिस व्यक्ति से आपके संबंध ठीक नहीं है उसके घर का नमक और मीठा न खाएं।
नमक हमारे शरीर पर सबसे जल्दी प्रभाव डालने वाली वस्तु है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।